नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। शादी का झांसा देकर बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे एक युवक को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि सहमति के साथ संबंध में रह रहे जोड़े के बीच सिर्फ ब्रेकअप हो जाने के कारण पुरुष के खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चला सकते हैं। शिकायतकर्ता महिला ने आरोपी के खिलाफ 2019 में रेप केस दर्ज कराया था। इसके बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्न और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच कर रही थी। बार एंड बेंच के अनुसार कोर्ट ने कहा, सहमति से रिश्ते में रह रहे कपल के बीच सिर्फ ब्रेकअप के कारण आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। जब रिश्ता शादी तक नहीं पहुंचता, तो पार्टियों के बीच शुरुआत चरणों में सहमति से बने रिश्ते को आपराधिक रंग नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जाहिर की है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता का एड्रेस पता कर लिया था और जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। बेंच ने कहा कि अगर शिकायतकर्ता की तरफ से खुद ही पते की जानकारी नहीं दी जाती, तो आरोपी उसका एड्रेस हासिल नहीं कर सकता था। रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने कहा, यह बात समझ से बाहर है कि शिकायतकर्ता अपनी सहमति के बगैर अपीलकर्ता से मिलना जारी रखेगी या लंबे समय तक संपर्क बनाए रखेगी या शारीरिक संबंध बनाएगी। क्या था मामला साल 2019 में दर्ज कराई गई थी कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसका यौन उत्पीड़न किया है। महिला ने शिकायत में यह भी कहा है कि आरोपी ने उसे यौन संबंध बनाने और ऐसा नहीं कर पर परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। महिला की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उसकी याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि पार्टियों के बीच संबंध मधुर और सहमति से बने थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर अभियोजन पक्ष की बात को मान भी लिया जाए तो यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि शिकायतकर्ता सिर्फ शादी के किसी वादे के चलते यौन संबंधों में शामिल रही थी। ये देखते हुए कि दोनों अब शादीशुदा हैं और अपने अपने जीवन में खुश है, तो कोर्ट ने मामले को रद्द कर दिया। निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने 77वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के अंतिम दिन अमृतमयी प्रवचनों के माध्यम से दिव्य संदेश में कहा कि परमात्मा असीम है और इससे जुड़ने वाला हर पहलू असीम होता चला जाता है। ब्रह्मज्ञान द्वारा परमात्मा को जानने के उपरांत जब हम इससे जुड़ते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक विस्तार होता चला जाता है। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक कुमार रंगवानी ने बताया कि सोमवार की रात्रि को 3 दिवसीय निरंकारी संत समागम का भक्तिभावपूर्ण वातावरण में सफल समापन हुआ। सद्गुरु माता जी ने इस दौरान अज्ञानता से उत्पन्न भेदभावों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाज में जाति, जीवन शैली और निवास स्थान जैसे मुद्दों को लेकर भेदभाव होता है, जबकि ब्रह्मज्ञानी संत समदृष्टि के भाव से इन संकीर्णताओं से ऊपर उठकर जीवन जीते हैं। सद्गुरु माता जी ने भक्ति में भोले भाव की महत्ता बताते हुए कहा कि परमात्मा भोले भाव से रिझता है। चेतन और सजग रहते हुए भक्त भ्रम और भ्रांतियों से प्रभावित नहीं होते। उन्होंने श्रद्धालुओं से समागम में ग्रहण की गई शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। बहुभाषी कवि दरबारा अद्वितीय रचनाओं का संगम। निरंकारी संत समागम के तीसरे दिन का मुख्य आकर्षण बहुभाषी कवि दरबार रहा, जिसमें देश विदेश के 19 कवियों ने विस्तार असीम की और विषय पर हिंदी, पंजाबी, मुल्तानी, हरियाणवी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक रचनाएं प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त बाल कवि दरबार और महिला कवि दरबार जैसे आयोजन भी समागम की विशेषताएं रही, जिनमें बाल कवियों और कवयित्रियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भावनाओं को अभिव्यक्त किया। लंगर में सारा संसार एक परिवार की सजीव प्रस्तुति। केकड़ी ब्रांच मीडिया सहायक रामचंद टहलानी ने बताया कि समागम परिसर में श्रद्धालुओं के लिए 4 मैदानों में लंगर सेवा की व्यवस्था की गई, जिसमें एक साथ 20,000 संतों ने प्रसाद ग्रहण किया। दिव्यांग और वयोवृद्धों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। पर्यावरण के प्रति जागरूकता रखते हुए भोजन स्टील की थालियों में परोसा गया। लंगर के माध्यम से सारा संसार एक परिवार जैसा स्वर्गीय नजारा दिखाई दिया, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक सभ्यताओं और धार्मिकता से जुड़े श्रद्धालु भक्तों ने एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण किया।
इसके पूर्व समागम समिति के समन्वयक जोगेंद्र सुखीजा जी ने परम श्रद्धेय सद्गुरु माता जी एवं परम आदरणीय निरंकारी राजपिता जी का समस्त साध संगत की ओर से हृदयपूर्वक आभार प्रकट किया तथा सभी सरकारी विभागों का धन्यवाद किया जिन्होंने इस पावन संत समागम आयोजन के लिए अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। श्रद्धालु भक्त इस पावन अवसर की दिव्यता और शिक्षाओं को अपने हृदयों में संजोकर अपने अपने गंतव्यों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने तथा टोंक में कवरेज कर रहे पत्रकारों के साथ हुई मारपीट के आरोपियों पर सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर गुरुवार को विजयनगर पत्रकार संगठनों ने सीएम के नाम विजयनगर तहसीलदार को ज्ञापन दिया। विजयनगर तहसीलदार रामकिशोर जांगिड़ को सीएम के नाम दिए गए ज्ञापन में संगठन पदाधिकारियों तथा सदस्यों ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव के दौरान टोंक जिला क्षेत्र के अलीगढ़ गांव में पीटीआई रिपोर्टर अजीत सिंह शेखावत एवं कैमरामैन धर्मेंद्र कुछ लोगों की ओर से सड़क पर अवरोध लगाकर विरोध प्रदर्शन करने का समाचार कवरेज कर रहे थे। इसी दौरान राजस्थान सरकार के मंत्री एवं बीजेपी नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी वहां लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान आक्रामक भीड़ में से कुछ लोगों ने मंत्री मीणा की मौजूदगी में रिपोर्टर शेखावत एवं कैमरामैन धर्मेंद्र को घेर लिया तथा दोनों पर जानलेवा हमला कर मारपीट की तथा उनके कैमरे और माइक को तोड़ दिया। मारपीट के कारण दोनों पत्रकारों को गंभीर चोटें आई है। उक्त घटना से प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा है एवं पत्रकारों के लिए बेहद चिंताजनक है। ज्ञापन में बताया गया कि सरकार के निर्देश पर पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर राज्य के गृह विभाग ने भी पुलिस के आला अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर रखे हैं। बावजूद इसके पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर न तो सरकार गंभीर नजर आ रही है न ही प्रशासन एवं पुलिस विभाग। उक्त घटना से प्रदेश के समूचे पत्रकार जगत में गहरा रोष है। ज्ञापन में अलीगढ़ में घटित घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाकर उनकी गिरफ्तारी की करवाई जाए। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, जिससे पत्रकार निष्पक्ष, निर्भय एवं स्वतंत्रता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सके। ज्ञापन देने वालों में जिला पत्रकार संघ के जिला उपाध्यक्ष रामलाल नंगवाड़ा, जिला महामंत्री हनुमंत पीपाड़ा, संगठन मंत्री अनिल जांगिड़, प्रवक्ता अशोक बाबेल, रीजनल प्रेस क्लब अध्यक्ष टीकम हेमनानी, विजयनगर प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रेमचंद पीपाड़ा व ब्यावर पत्रकार संघ अध्यक्ष विनोद विश्वकर्मा व पदाधिकारी सीपी तिवारी, सतीश लुनावत, कैलाश व्यास, महावीर सैन, राजू सैन आदि शामिल रहे। टोंक के अलीगढ़ ग्राम में उपचुनाव के कवरेज के दौरान हमारे पीटीआई के मीडिया कर्मी अजीत सिंह जी शेखावत एवं कैमरामैन धर्मेंद्र जी के साथ कुछ लोगों ने जो मारपीट की असामाजिक तत्वों ने, उसकी हम विजयनगर के समस्त मीडिया कर्मी कड़ी निंदा करते हैं और आज हमने माननीय तहसीलदार महोदय के मार्फत मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है। प्रेस क्लब विजयनगर, जिला पत्रकार संघ ब्यावर और ब्यावर जिला पत्रकार संघ द्वारा ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और आए दिन जो इस तरह की घटनाएं मीडिया कर्मियों के साथ होती है उसको रोकने के लिए राजस्थान में जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू किया जाए ताकि मीडिया कर्मी अपने दायित्वों का निर्वहन निर्बाध रूप से कर सके। धन्यवाद। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर वकीलों में विवाद हो गया है। एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव हर साल होते हैं, लेकिन इसमें संशोधन करते हुए चुनाव 2 साल में कराने का फैसला किया गया है। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। एडवोकेट सुनील व्यास की याचिका पर चीफ जस्टिस की बेंच ने बार काउंसिल व एडवोकेट एसोसिएशन को नोटिस दिया है। अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। गैर कानूनी तरीके से कार्यकाल बढ़ाने का आरोप याचिकाकर्ता के अनुसार सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के आदेशानुसार एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव दिसंबर के दूसरे शुक्रवार संपन्न करवाने का आदेश है। इस हिसाब से राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन का चुनाव 13 दिसंबर को होना चाहिए। इसके बावजूद वर्तमान अध्यक्ष ने एसोसिएशन की साधारण सभा बुलाकर 2 साल में चुनाव करवाने का प्रस्ताव पास कर संशोधन कर दिया, जबकि जनरल हाउस मीटिंग में कोरम पूरा नहीं था। एसोसिएशन में 5000 सदस्य हैं, लेकिन मीटिंग में 2500 सदस्य वकील मौजूद थे। बिना कोरम के गैर कानूनी तरीके से 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया। इस बार चुनाव की घोषणा नहीं करना और 1 साल के समय को बढ़ाना कंटेप्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आता है।
वर्तमान अध्यक्ष बोले हमें नोटिस नहीं मिला। राजस्थान एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जोधपुर रत्ना राम थोलिया ने बताया हमें नोटिस नहीं मिला है। वर्तमान में एडवोकेट एसोसिएशन की 6 पदों की कार्यकारिणी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव, सहसचिव, लाइब्रेरी सचिव व कोषाध्यक्ष के चुनाव पिछले साल 8 दिसंबर को साल 2023-24 के लिए हुए थे। इसके बाद कार्यकारिणी ने 16 अप्रैल को एसोसिएशन की साधारण सभा बुलाकर प्रस्ताव पारित किया गया था। जयपुर एसोसिएशन के चुनाव 13 दिसंबर को राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच में 13 दिसंबर को वार्षिक चुनाव की घोषणा 4 नवंबर को कर दी गई थी। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी एसोसिएशन नियमानुसार 13 दिसंबर को चुनाव करवा रही है। अन्य बार एसोसिएशन के चुनाव भी साल 2024-25 के लिए 13 दिसंबर को ही करवाए जाएंगे। 1944 से हो रहे हैं चुनाव, 3 बार 2 साल में हुए। राजस्थान एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव 1944 से होते आ रहे हैं। उस समय अध्यक्ष थानचंद मेहता थे। एसोसिएशन के चुनाव 2024 तक 3 बार 2 साल में भी हुए। जानकारी के अनुसार साल 2016-2017 का चुनाव 2018 में हुआ। कोविड के कारण साल 2019-2020 का चुनाव 2021 फिर 2023 में हुआ। ग्राम बरली के ग्रामीणों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के नाम अलग अलग ज्ञापन तहसीलदार भिनाय नीलम राठौड़ को सौंपा। ग्राम बरली के गढ़ का पट्टा दिलाने के लिए ज्ञापन सौंपा। प्रार्थी किरण कंवर पत्नी जितेंद्र सिंह व हेमंत सिंह पुत्र जितेंद्र सिंह निवासी बरली ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि पूर्व ठाकुर नरेंद्र सिंह के 2 पत्नियों थी, जिनमें बड़ी पत्नी सुशीला कुमारी थी, जिनके 2 संतान स्वर्गीय दिलीप सिंह व विनय कुमारी थी, जिसमें से दिलीप सिंह नाऔलाद फौत हो गए। वह सुशीला कुमार की एकमात्र संतान विनय कुमारी है, जो संपूर्ण गढ़ के हिस्से को अपने नाम करवाना चाहती है, जबकि नरेंद्र सिंह की दूसरी पत्नी कंचन कुमारी थी, जिनके एक ही पुत्र जितेंद्र सिंह थे, जिनके नरेंद्र सिंह के नाम की पगड़ी बांधी गई थी। ज्ञापन में किरण कंवर एवं उनके पुत्र हेमंत सिंह द्वारा वर्तमान में गढ़ के आधे हिस्से में परिवार के सदस्यों व शेष आधे में अपना वह विनय कुमारी का हिस्सा होना बताया एवं अपने हिस्से का पट्टा दिलाने की भी मांग की। उन्होंने बताया कि वे करीब 18 पीढ़ियों से बरलीगढ़ के अंदर बरलीगढ़ के आधे हिस्से में लगभग 25 परिवार निवास करते हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी जायदाद का उपयोग उपभोग बेरोक टोक करते चले आ रहे हैं। गढ़ का चौक, दरवाजा, बुर्ज, मंदिर, शौचालय आदि शामिलाती है। वर्तमान में राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत गांवों में स्वामित्व दर्शाने को लेकर मैपिंग की जा रही है, जिसके तहत ग्राम पंचायत में हमारे नाम पट्टा जारी करने का आवेदन किया गया, जो लंबित है, तथा अन्य व्यक्ति फर्जी दस्तावेज के आधार पर पट्टा बनवाने को आमादा है तथा हम गरीब परिवारों के पट्टे नहीं बनाए जा रहे हैं। ज्ञापन में ग्राम स्वामित्व योजना के अंतर्गत उनकी जायदाद के पट्टे बनवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में किरण कंवर, हेमंत सिंह, जय बहादुर सिंह, नरवर सिंह, महेंद्र सिंह, इंद्र सिंह, शिव सिंह, धर्मेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह आदि शामिल थे।